नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। होना क्या है, बस बाबा साईं के हर वक्त ज़ईन ज़ईन की गर्दान से तंग आ चुकी हूँ मैं। जहाँ भी जाओ वो साथ में दुम छल्ला बन के घूम रहा होता है। अहबाद ने शदीद गुस्से से कहा था, लेकिन जगह का लिहाज करते आवाज धीमी ही रखी थी। तुम उसे इतना सर पे सवार ही क्यों कर रही हो? बस इग्नोर करो यार, वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। फाइज ने ठंडे लहजे में उसे समझाना चाहा था। फाइज उसका क्लास फेलो होने के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त भी था। शायद दोस्त से आगे ही उसकी दोस्ती की शुरुआत फाइज की तरफ से ही हुई थी। उसे अहवाद का चादर में लिपटा रहना और सबसे लिया दिया अंदाज बहुत भाया था। पहले तो अहवाद ने उसे बहुत नज़रअंदाज किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती हो ही गई थी और वो हवेली की सारी फ्रस्ट्रेशन उसके सामने निकालने लगी थी। शायद उसे लगा था कि वो उसे हवेली से निकालने का जरिया बन सकता है। बस वो इसीलिए उससे मानूस हुई थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानने वाला था कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह बाबा साईं और अम्मा साईं उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे लगता है एक ना एक दिन वो मेरी जगह भी ले ही लेगा। उसने दांत पीसते हुए कहा था, जिस उसके दांतों के बीच में ज़ईन की गर्दन हो। यार बस करो, ख्वाम ख्वाब में उससे जेलस होना, फाइज ने हंसते हुए कहा था, लेकिन उसकी घूरती नजरें खुद पे महसूस करते चुप कर गया था। अच्छा ठीक है, फिर तुम यहाँ बैठ के जलो भुनो, अब कोई काम नहीं तो चलो मैं घर चला। फाइज शरार से कहता चेयर से उठ गया था। चलो मैं भी चलती हूँ, वो मिस्टर ज़ईन भी आने वाला होगा। अहवाद ने अपना बैग उठाया और उसके साथ वो ली थी। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए बाहर आए थे। फाइज उसे बाय बोलकर अपनी कार की तरफ भड़ गया था और अहवाद ने मुस्कुराते हुए नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा था और उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी, क्योंकि सामने ही उनकी ब्लैक पजारो खड़ी थी, जिसमें यकीनन ज़ईन भी मौजूद था, जो यकीनन आज जल्दी आ गया था। उसे एक लम्हे के लिए परेशानी हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो होता कौन था, सोच के तसल्ली खुद को दी थी और धीमे कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। गाड़ी में बैठते उसने चोर नज़रों से ज़ईन को देखा था, जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। वो लड़का कौन था? ज़ईन को चुप देखकर उसने इत्मीनान से अभी विंडो से बाहर देखना ही शुरू किया था कि उसकी सर्द आवाज़ अहवाद के कानों से टकराई थी। तुम कौन होते हो पूछने वाले? अहवाद के बदतमीजी से कहने पे ज़ईन ने बैक व्यू मिरर से उसे घूरा था। अहवाद बीबी, आप अपने घराने को अच्छी तरह जानती हैं। इस तरह की दोस्तियां आपको जेब नहीं देती, और ये आपकी और आपके दोस्त की जान के लिए खतरा भी बन सकती हैं। ज़ईन ने उसे वार्निंग देते हुए कुछ समझाना चाहा था। तुम हमारी हवेली के मुलाजिम हो, वही बनकर रहो तो अच्छा है, मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। अहवाद की बात पे ज़ईन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था और उसने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। झटके से गाड़ी रुकने की वजह से अहवाद आगे की तरफ लुढ़की थी। संभल के बैठते जूं ही उसने नज़रें उठा के सामने देखा तो आंखें ज़ईन की सुर्ख आंखों से टकराई थी। अहवाद एक लम्हे को डरी थी, लेकिन खुद को मजबूत बनाए बैठी हुई थी। मिस अहवाद चौधरी, आप अपनी ज़ुबान को काबू में रखा करें, वरना किसी न किसी दिन ये ज़ुबान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ज़ईन ने सर्द लहजे में कहा था और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते फुल स्पीड से छोड़ दी। गाड़ी गांव पहुंचते ही हवाओं से उठती बातें करती रुकती है। हवेली पहुंचते ही अहवाद ने सुकून का सांस लिया था, वरना जिस तरह वो ड्राइविंग कर रहा था अहवाद को लगा नहीं था कि वो सही सलामत घर आएगी। हशमत साहब को यही लगा था कि वो थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगी, लेकिन वो खाने के टेबल से उठने के बाद अपने कमरे में ही बंद रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पे भी वो नहीं आई थी और उन्हें अल्लाह हाफिज कहे बगैर ही यूनिवर्सिटी चली गई थी। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तब भी वो घर पर नहीं थे। उनके कुछ जानने वाले आए हुए थे और वो सारा दिन उन्हीं के साथ बिजी रहे थे और अब शाम में घर आए थे और वो उन्हीं अपनी मखसूस जगह यानी सहन में पड़ी लकड़ी के टेबल और कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़े थे, जबकि वो उन्हें देखकर भी अनजान बन के बैठी रही थी। हशमत साहब नफ़ी में सर हिलाते उसके पास वाली कुर्सी पर बैठे थे। वो अच्छे से उसकी नाराज़गी समझ रहे थे। नाराज़ है मेरा बच्चा अपने बाबा साईं से? उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए पूछा था। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? आपके पास है ना वो ज़ईन, तो मेरी नाराज़गी कहाँ महसूस होगी? उसने किताब पे नज़रें जमाए ही कहा था, अरे मेरे बच्चे, वो मेरे लिए बेटों जैसा है और तुम मेरी सगी बेटी, तो यकीनन मैं तुमसे ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने उसके बालों को थपकते हुए कहा था और वो सच कह रहे थे। ज़ईन उनके लिए बेटों जैसा था और वो उनके बेटों से ज़्यादा उसे प्यार करते थे, लेकिन अहवाज से ज़्यादा वो किसी को भी प्यार नहीं करते थे, ज़ईन को भी नहीं। आप सच कह रहे हैं? किताब से नज़रें हटाकर उसने मशकूक लहजे में पूछा तो हशमत साहब ने इस बात में सर हिलाया था। वो खुशी से चीखती उनसे लिपट गई थी। बाबा साईं, आपसे एक बात पूछूं? उसके दिमाग में ज़ईन की बात खटक रही थी। उसकी बात की सदाकत जानने के लिए उसने डरते डरते हशमत साहब से पूछा था, अगर मैं वक़ास से शादी ना करना चाहूँ तो? उसने आंखें बंद करके जल्दी से सवाल किया था। हशमत साहब ने चौंक के उसे देखा था। तो फिर भी तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। मेरे प्यार का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश भी पूरी करूँ। उन्होंने बज़ाहिर तो धीमे लहजे में कहा था, लेकिन उनके लहजे में छुपी सख्ती अहवाद ने शिद्दत से महसूस की थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गेट पे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। दोनों की नज़रें गेट की तरफ गई थी, जहाँ से एक करोला अंदर दाखिल हो रही थी।
उसे देखकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उनके घर का बड़ा सपूत घर तशरीफ लाया था। लेकिन उसके साथ उतरती किसी लड़की को देखकर दोनों की मुस्कुराहट सिमटी थी और उन्होंने एक दूसरे को देखा था। इतने में चौधराइन भी बाहर आ चुकी थी। उन्होंने भी यकीनन हॉर्न की आवाज़ सुनी थी। हशमत साहब और अहवाद की तरह वो भी हैरानगी से सुलेमान चौधरी के साथ एक लड़की को आता देख रहे थे। इन दोनों का रुख अब इन तीनों की तरफ ही था। सुलेमान ने उनके पास पहुंचते ही सलाम किया था, लेकिन वो सलाम का जवाब देने के बजाय उस नैनो वाली लड़की को देखे जा रहे थे तीनों। वो लड़की पहले घबराई हुई थी और उनके मुसलसल देखने से मजीद घबराती सुलेमान चौधरी के पीछे हुई थी। ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्यों है? हशमत साहब ने कुछ और बोलने के बिना डायरेक्ट सबके जहनों में मचलता सवाल पूछा था। आपकी बहू और मेरी बीवी है। और क्यों साथ है? तो बीवी हमेशा शौहर के साथ ही रहती है। उसने वहां खड़े तीनों के लोगों के सरों पर बम फोड़ा था। सबकी बेयकीनी से फैली नजरें उस पर जमी हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ी देर के सकते के बाद हशमत साहब गुर्राए थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये आपकी बहू और मेरी बीवी गजल सुलेमान चौधरी है। उनकी गुर्राहट सुन के भी सलमान के लहजे की मजबूती में कोई फर्क नहीं आया था। अपने खानदान की रिवायत को भी जानते बूझते तुम शादी कराए और माँ बाप को पूछना तो क्या, बताना भी गवारा नहीं किया। हशमत साहब दबे दबे लहजे में चिल्लाए थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे लिए आप लोगों की इजाज़त बहुत मायने रखती है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि आप लोगों को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। सुलेमान ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए थी। देखें, आप इन्हें कुछ मत कहें, इनका कोई कसूर नहीं है, बस मेरी मनहूसियत का साया इन पे पड़ गया है। हशमत साहब के कुछ बोलने से पहले गज़ल की कामती आवाज़ में उसने कहा था। सब ने चौंक के उसे देखा था। गज़ल, आप चुप रहें, मैं कर रहा हूँ ना बात। सुलेमान चौधरी ने सख्ती से उसे टोका था। तमीज़ से। हशमत साहब ने उसे घूरा था। बेशक अभी उसकी पोजीशन क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन वो बेटियों से बहुत प्यार करते थे और इस मकूले पे यकीन रखते थे कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अगर वो ये नहीं पसंद करते थे कि उनकी बेटी कोई ऊंची आवाज़ में या बदतमीजी से कोई उससे बात करे, तो उन्हें ये भी पसंद नहीं आया था कि उनका बेटा किसी लड़की से ऊंची आवाज़ में बात करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी। इसीलिए वो उसे टोक गए थे। बाबा साईं, बात दरअसल ये है कि ये मोहतरमा मुझे आज ही मिली है। आज से पहले मैं इन्हें जानता तक नहीं था। आज सुबह ऑफिस जाते हुए ये मोहतरमा मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। इन्हें ज़्यादा तो चोटें नहीं आई थी, लेकिन जो चोट माथे पे लगी थी वो ज़्यादा गहरी थी, इसलिए मुझे इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, जहाँ ये 2-3 घंटे बेहोश रही थी। सुलेमान चौधरी रट्टू तोते की तरह बोले जा रहा था। जब एक्सीडेंट वाली बात सुन के उन तीनों ने गौर से उसे देखा था तो उसके सर पे वाकई पट्टी बंधी हुई थी, जो उसके सर पे चादर होने की वजह से वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। मुंह पे भी कई कई खराचें थीं और हल्की सूजन भी थी। अल्लाह अल्लाह करके उन्हें होश आया तो उनके घर का पता पूछ के उन्हें घर ड्रॉप करने गया तो वहाँ उनकी गुमशुदगी को लेकर पहले ही बहुत बड़ा हंगामा बरपा था, और ऊपर से मेरे साथ होने वाले की वजह से इनके किरदार पे सवाल उठाया गया था। घर पे तो कज़न स्कूल छोड़ने गई थी और 3-4 घंटों के बाद एक अजनबी जवान मर्द के साथ रही। माँ बाप के मरने के बाद वो मामू मानी के दर पे पड़ी थी, जो इनसे जान छुड़वाना चाह रहे थे। उन्हें मौका मिल गया था, इसीलिए उन्होंने इसी वक्त मोहल्ले वालों की शय और ज़बरदस्ती के उकसाने पर मेरा इनसे निकाह करवा के हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगियों से निकाल फेंका इन्हें। सुलेमान की ज़ुबानी सारी कहानी सुनने के बाद उन्हें इस लड़की पे तरस आया था, जो अब रोने में मसरूफ़ थी। जाहिर सी बात है, अब निकाह करके मैं इन्हें फिर से दर बदर भटकने के लिए छोड़ तो नहीं सकता था, इसलिए अपने साथ ले आया हूँ ताकि आप लोग भी अपनी बहू से मिल सके, वरना मेरे लिए इस निकाह को छुपा के रखना कोई मुश्किल काम नहीं था। सारी बात बताने के बाद सुलेमान ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। इधर आओ। सुलेमान की सारी बातें सुनने के बाद चौधरी हशमत ने उसे अपने पास बुलाने को कहा था। गज़ल ने एक नज़र सुलेमान को देखा था। उसके सर हिलाने पे वो डरते डरते उनकी तरफ बढ़ी थी। आज से तुम हमारी बेटी हो। जैसा प्यार हम अहवाद को करते हैं वैसा ही तुम्हें भी करेंगे, और अगर इस नाहंजार ने तुम्हारे साथ कोई इंसाफी ना की तो सीधा आकर मुझे बताना, फिर देखना मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। उसके सर पे हाथ रखते चौधरी हशमत ने नरमी से कहा तो अपने आंसू साफ करते सर हिलाकर मुस्कुराई थी। बाबा साईं, इतना प्यार कभी बेटों को भी दे दिया करें, सुलेमान चौधरी ने जल के कहा था। ये वाकई सच था कि उन्होंने अहवाद के मुकाबले में इन दोनों को खींच के रखा हुआ था। अक्सर वो दोनों भाई अहवाद से बहुत जेलस होते थे। अच्छा बस चुप रहो तुम दोनों, और बच्चे तुम इनसे मिलो। ये हमारी अम्मा साईं हैं और ये तुम्हारी बहन है। उन्होंने सुलेमान को घूरी से नवाजने के बाद उसका तारुफ इन दोनों से करवाया था। चौधराइन तो बहुत प्यार से उससे मिली थी, क्योंकि उन्हें हकीकतन इसके लिए बहुत दुख हुआ था। इतनी प्यारी बच्ची और इतने दुख देख रही थी, जबकि अहवाद के अंदाज में कुछ ज़्यादा जोश नहीं था। और फिर हशमत चौधरी के कहने पे वो सब अंदर की तरफ बढ़ गए थे। ज़ईम रात को घर आया तो हमेशा की तरह अम्मा बरामदे में ही उसकी मुंतज़िर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर वो मुस्कुरा दिया था। उसे मालूम था कि अगर वो रात के 2 बजे भी घर आएगा तब भी उसे यही वो इंतज़ार में बैठी मिलेंगी। मेरी प्यारी अम्मा, आप थकती नहीं है ऐसे मेरे इंतज़ार में बैठ के? उन्हें अपने हिसार में लेकर उनका सर चूमते उसने पूछा था। माएँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं थकती, उन्होंने अपनी मखसूस बात दोहराई थी। ज़ईम रोज़ घर आकर यही सवाल पूछता था और अम्मा रोज़ यही जवाब देती थी। अभी वो कोई मज़ीद सवाल पूछता कि अनुषा पानी का गिलास लिए वहाँ आई थी।
ज़ईम ने पानी पी कर उसका शुक्रिया अदा किया था और गिलास उसे वापस दिया था। अनुषा वापस किचन में जाने के बजाय वहीं बैठ गई थी। भाई, आपको पता है अम्मा मुझे जल्द से जल्द घर से निकालने पे तुली हुई हैं। अम्मा समझ रही थी वो क्यों बैठी है। इससे पहले कि वो उसे वहाँ से जाने का कहती, अनुषा ने झट से कहा था। उसकी बात सुन के ज़ईम के माथे पे बल आए थे। क्या मतलब इस बात का? वो कुछ समझ गया था कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी पूछ लिया था। कुछ नहीं, बस ऐਵੇਂ बोलती रहती है, इसकी आदत का तो पता है तुम्हें। और तुम उठो, खाना गर्म करके दस्तरखान पे लगाओ, भाई थका हारा आया है। ये नहीं कि उसे चाय पानी का पूछ बैठो। बैठ की बातें भगाड़ने के लिए अम्मा ने पहले ज़ईम से कहा, फिर अनुषा को आंखें दिखाकर वहाँ से भेजना चाहा था। मुझे पता है अम्मा, आपके जहन में इसकी शादी ही सवार रहती है, लेकिन अभी मैं इसकी शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, फिर सोचते हैं इस बारे में। ज़ईम ने दो टोक लहजे में कहा था तो अनुषा थैंक यू कहते हुए उससे लिपट गई थी। लेकिन बेटा, लड़कियां जल्द ही अपने घर की हो जाएं तो अच्छा होता है, और फिर इसकी शादी के बाद तुम्हारा भी तो थोड़ा बोझ कम होगा, अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा था। पहली तो बात ये कि अम्मा, ये मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरी बहन है और बहनें हमेशा खुशबख्ती की अलामत होती हैं। और रही बात अपने घर की, तो ये कौन सा पराया घर है, ये मेरे बच्चे का घर है और हमेशा इसी का रहेगा। उसकी बातें सुनकर अम्मा ने मोहब्बत से उसे देखा था और उनके दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह हर बहन को ऐसा ही भाई दे, ताकि कभी कोई बहन बेमोल ना हो। अच्छा चलें, आप मेरी शादी की बात तो हो गई, अब तो दब गई है ना, तो क्यों ना अब भाई की शादी की बात छेड़ ली जाए, अनुषा ने शरारत से कहते अपनी अम्मा की तवज्जो इसकी शादी की तरफ मबजूल कराई थी। हाँ ज़ईम पुत्र, अब तू भी कर ले शादी। जब से तुम्हारे अब्बा मरहूम की वफ़ात हुई है, तब से तू हमारी फ़िक्रों में ही घुल रहा है। अब अपना भी कुछ सोच ले। अम्मा की बात सुन के वो मुस्कुराया था। मेरा सोचने के लिए आप दोनों हैं ना, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है सोचने की। ज़ईम ने सारा फैसला उन्हीं पे छोड़ा था। माँ सदके जाए तो फिक्र ना कर, बहुत जल्द देखना, तेरे लिए भी मैं बिल्कुल तेरे जैसी ही लड़की ढूंढूंगी। अम्मा ने खुशी से निहाल होते उसका माथा चूमा था। अच्छा, आज बातों से ही पेट भर लूं क्या, या खाने को भी कुछ मिलेगा? ज़ईम की बात सुन के अनुषा तेजी से उठी थी, लेकिन एकदम चक्कर आ जाने पर दोबारा नीचे बैठ गई थी। क्या वो बच्चे, तुम ठीक हो? अम्मा और ज़ईम दोनों ने पर फिक्रमंदी से उसे देखा था। हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो आज कॉलेज में कुछ भी नहीं खाया था ना, दिन में भी खाना नहीं खाया, और अभी भी आपके इंतज़ार में बैठी हुई थी, शायद थोड़ी कमज़ोरी हो रही है, इसीलिए चक्कर आ गया। इन दोनों को परेशान देखकर उसने तसल्ली दी थी। पागल, एक लगाऊंगा मैं तुम्हें। जब सारा दिन कुछ नहीं खाया तो अब कुछ खा लेना चाहिए था तुम्हें, फिर मेरा खाने पे इंतज़ार क्यों करती हो बैठ के? ज़ईम ने उसे डांटा था, जिसके जवाब में वो हंसते हुए वहाँ से उठ गई थी, और ज़ईम ने बस तासुब से उसे देखा था और ख़ुद भी उसके पीछे गया था, ना कि उसके साथ खाना दस्तरखान पे लगवा सके। अहवाद गज़ल को सुलेमान के रूम में छोड़ गई थी, जबकि सुलेमान बाहर ही था। अहवाद के जाने के बाद उस सब का रवैया याद करते हुए गज़ल की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। कहाँ अपने थे जो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, और कहाँ ये गैर जो उसके लिए अपनों से भी भड़के साबित हुए थे। थोड़ी देर बाद सुलेमान कमरे में आया तो गज़ल को फिर से रोता देखकर उसे हैरत हुई थी। कैसी लड़की हैं आप, जब से मुझे मिली हैं बस रोए ही जा रही हैं। क्या सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं? बल्कि अहवाद भी तो है ना, वो तो कभी नहीं रोती, बल्कि वो तो रुलाने वालों को रुला देती है। सुलेमान ने खुद ही सवाल किया और खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया था। उसके पास हर रिश्ता है ना जिसकी बिना पर वो बहुत ऐसा करती है, और जिनके सर पर माँ बाप ना हो वो तो बहादुर बनने की बजाय बुज़दिल ही बनते हैं। गज़ल ने रोते हुए जवाब दिया था। अब तो आपको मिल गए हैं ना बाबा साईं, अम्मा साईं, अहवाद, मेरा छोटा भाई ज़ैन, मुझे यकीन है वो सब आपकी साइड ही लिया करेंगे, तो अब आप क्यों रो रही हैं? सुलेमान ने चेहरे पे उलझन लिए पूछा था। ये तो बस खुशी और तशक्कुर के आंसू हैं, गज़ल ने कहा तो सुलेमान ने एक बार फिर हैरत से उसे देखा था। भाई अजीब हैं आप भी, गम मिले तब भी रोना है और खुशी मिले तब भी, वो बुड़बुड़ाया था। अच्छा चलें, आप ये कपड़े तो चेंज कर लें, गंदे हो रहे हैं, लेकिन नहाइएगा मत प्लीज़, ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। सुलेमान उसे कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, गज़ल ने धीरे से कहा था। हाँ तो ये मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा आप ठहरें, मैं अभी अहवाद का कोई जोड़ा ला देता हूँ आपको, कल अम्मा साईं को कहूँगा कि वो आपके लिए कपड़े खरीद लाएंगी। सुलेमान अपनी बात मुकम्मल करते कमरे से बाहर निकल गया था, और थोड़ी देर बाद अहवाद का एक सूट लिए कमरे में आया था। गज़ल ने खामोशी से उसके हाथ से कपड़े लिए थे और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। चेंज करके वापस आई तो सुलेमान भी चेंज कर चुका था। उसे देखते ही गज़ल बेड पे बैठकर उंगलियां चटखाने लगी थी। मैं समझ रहा हूँ आपकी उलझन, यकीनन आप हमारे रिश्ते को लेकर खुद को उलझा रही हैं। सुलेमान की आवाज़ कमरे में गूंजी तो गज़ल ने सर उठाकर उसे देखा था। यही सोच रही होंगी कि आपसे मेरे साथ आपको सर पे ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है, अब न जाने इस रिश्ते का मुस्तकबिल क्या होगा वगैरह वगैरह। तो आप मेरी एक बात जान लें कि हम पेंडू लोग हैं, एक दफ़ा अगर कोई हमारे नाम से जुड़ जाए तो हम इसे बीच चौराहे में अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए अपने दिमाग में चलती फजूल सोचों को निकाल दे। उसकी बातें सुन के गज़ल को इत्मीनान हुआ था, वरना वो सच में ही सोच सोच के पागल हो जाती कि इस रिश्ते का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल इस रिश्ते के तकाज़ों को निभाने के लिए ना आप तैयार हैं और ना मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, और जब तक आप और मैं दिल से इस रिश्ते में बंध नहीं जाते तब तक मैं हमारे दरमियान कोई ताल्लुक़ इस्तवार नहीं करूँगा। उसके इतने खुल्लम खुल्ला कहने पे गज़ल हया से सुर्ख हुई थी। चले फ़िलहाल बाहर चलते हैं, सब खाने पे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, सुलेमान ने कह के
अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। गजल ने भी उसकी तकलीद की थी। बाहर निकलने से पहले उसने नजरें उठा के ऊपर देखा था, गोया रब का शुक्र अदा किया था। बेशक कमरे की छत की वजह से आसमान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी रब तो देख ही रहा था ना। यकीनन उसकी तशक्कुर भरी निगाहें भी देखी गई हैं। अगले दिन चौधरी हशमत का सारा खानदान और तकरीबन पूरा गांव बड़ी हवेली में आन वार्द हुआ था। जो भी सुनता कि चौधरी हशमत के बड़े बेटे सुलेमान चौधरी ने शादी कर ली और उसकी दुल्हन शहरी है, तो वो छठ बड़ी हवेली पहुंचता ताकि शहरी वोटी दुल्हन को देख सके, जैसे वो तो कोई 8वां अजूबा हो। दुल्हन देखकर सबका पहला सवाल यही होता कि अचानक यूं और बिन बताए शादी हो गई कैसे। और सबसे पहले ये सवाल पूछने वाली चौधरी हशमत की बेगम थी, चौधरी शुजात की बेगम थी, जो चौधराइन और उनके बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हर कोई इन दोनों का मुआवजा चौधराइन के तीनों बच्चों के साथ करता था और वो इस चीज से खार खाती थी। सबको यही बताया गया था कि गजल के बाबा की पहले से ही वफात हो चुकी है और एक माँ थी जिनकी ख्वाहिश पे निकाह किया गया था और वो अब दुनिया में नहीं रही थी। ज़ईम को भी इस बात की खबर सुबह ही हुई थी। जब से वो हवाद को यूनी के लिए लेके आया था, तब चौधरी हशमत ने आज उसकी छुट्टी को बताया था और साथ ही छुट्टी की वजह भी बताई थी। ज़ईम उन्हें मुबारकबाद देकर डेरे चला गया था। वैसे भी कल इनके दरमियान होने वाली तलखलामी के बाद ज़ईम का भी दिल नहीं कर रहा था उसकी शक्ल देखने का। कम अज़ कम एक दिन तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वैसे भरजाई लगता है बहू में नखरा बहुत है। हम कब से बैठे हैं, मजाल है जो कोई बात की हो उसने। जब और कुछ ना सूझा तो बेगम शुजात ने एक नया एतराज़ किया था। अरे चच्ची, सब मेरी और आपकी तरह थोड़ी होते हैं। कुछ लोग भाभी की तरह खामोश तबाके भी होते हैं। चौधराइन के बोलने से पहले ही आहवाद बोल उठी थी। अक्सर उसकी जुबान के जौहर देखकर चौधराइन उससे कहती थी कि तुम न जाने किस पे चली गई हो, तो वो फट से कहती थी कि चच्ची पे चली गई हूँ। वो भी अगला का लिहाज किए बिना ही मुँह में जो आता था वही बोल देती थी। अभी अभी उसने उसी बात का हवाला दिया था। चौधराइन ने उसे आंखें दिखाई थी, जबकि गजल ने आंखें फाड़ के उसे देखा था। इसको छोड़ो, तुम ये बकवास करती रहती हो। एक बेगम बहू बोलती कम है, दूसरा यहाँ ये सब अपने लिए है, तो बस झिझक है थोड़ी। बेगम शुजात के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर चौधराइन ने बात संभालनी चाहिए थी, जबकि बेगम शुजात की छोटी बहू बहुत खुश हुई थी। उसे तो वो बोलने ही नहीं देती थी और आहवाद के सामने उनकी इतनी चलती नहीं थी। लगता है भरजाई आपके भाई साहब और भाइयों ने लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, इसलिए ये दिन ब दिन मुंह फट होती जा रही है। बेगम शुजात ने उसे घुरी से नवाजा था, लेकिन सामने की परवाह किसे थी। अरे नहीं तो चच्ची जान, मैं तो बहुत मासूम हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जिससे बात करती हूँ वो मुझे अपने बच्चों की मिलाना शुरू कर देते हैं। उसने दर पर्दा इनके बच्चों पे तंज किया था। आहवाद, उठो यहाँ से और जाओ किचन में, सबके लिए चाय बना के लाओ। चौधराइन ने गुस्से से कहते उसे वहां से उठाना चाहा था। अरे अम्मा साइयाँ, आपको तो पता है, पहले यूनी और फिर घर आके असाइनमेंट्स, मेरे पास कहाँ टाइम होता घर के काम सीखने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को चाय पीनी है तो मैं तैयार हूँ, आप लोगों को अपने हाथ का शाहकार पिलाने के लिए, जिसे पीने के बाद आप सारी उम्र भी भूल नहीं सकेंगे। आहवाद ने मुस्कुराहट दबाते बेगम शुजात को देखा था और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। नहीं रहने दो तुम, मैंने जो तुम्हारे हाथ की एक दफ़ा चाय पी है ना, वही बहुत है, मुझे मजीद की तमन्ना नहीं है। इससे पहले कि वो किचन की तरफ बढ़ती, बेगम शुजात के तेजी से बोलने से वो रुकी थी और अपना प्लान कामयाब होने पे मुस्कुराते हुए बैठ गई थी। वो बेगम शुजात के सामने खुद को बहुत ज्यादा फुहड़ और बदतमीज जाहिर करने की कोशिश करती थी ताकि वो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दें और उसकी वकास नामी बला से जान छोड़ जाए। भरजाई हांडी रोटी भी सिखाएं इसे कुछ, यहाँ हमारे घर आकर पढ़ाई का अचार बनाकर हमारे सामने रखा करेगी। माशाल्लाह से मेरा वकास तो नित नए खानों का शिदाई है। बेगम शुजात ने चौधराइन को अपने नायाब मशवरे से नवाजा था। जहर न खिला दूं मैं आपके चहीते वकास को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आहवाद दांत पीसते हुए बुड़बुड़ाई थी। जी जी चची, आप बेफिक्र रहें, आपके बेटे को तो मैं ऐसे खाने खिलाऊंगी कि उसे मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आएगा। आहवाद ने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए कहा था। बेगम शुजात ने मशकूक नजरों से उसकी मुस्कुराहट को देखा था। देखेंगे, सर झटकते उन्होंने आहवाद की बात को हवा में उड़ाया था, जैसे इन्हें यकीन हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके नज़दीक वो बस अच्छे तरीके से जुबान ही चला सकती थी। चलें देख लीजिएगा, मगर फिलहाल मुझे असाइनमेंट बनानी है, इसलिए अपने कमरे में जा रही हूँ, आहवाद ने कहा और वहां से उठ गई थी, जबकि बेगम शुजात की घूरती नजरों ने उसका दूर तक पीछा किया था। आहवाद सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो ज़ईम को देखकर उसे थोड़ी हैरत हुई थी। उसे लगा था उस दिन की बातों के बाद वो इस ड्यूटी को खैराबाद कह देगा, लेकिन वो ये भूल रही थी कि उसके मामले में चौधरी हशमत ज़ईम के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे। यूनिवर्सिटी पहुंचकर फाइज को देखते उसे फिर अपनी और हशमत की बातें याद आ गई थी, जिनसे ये वाज़ेह था कि वो इसकी शादी वकास के सिवा किसी से नहीं करेंगे। उसने फाइज से बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्लासेस की वजह से वो कर नहीं पाई थी। फिर फ्री क्लास में वो अपने लिए डिपार्टमेंट के बिल्कुल अलग थलग गोशे में आकर बैठे थे। दोस्त होने के बावजूद वो एक दूसरे से कम ही बातचीत करते। वजह वही थी कि कोई आहवाद के करैक्टर को लेकर कोई बात ना कहते। परसों ज़ईम ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, बैठते ही आहवाद ने कहा था, जिसे सुन के फाइज के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे थे। फिर कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें, या घर जाने के बाद तुम्हारे बाबा साईं को तो नहीं बता दिया कुछ, उसने परेशानी से पूछा था।
نہیں بابا سائن کو تو اس نے کچھ نہیں کہا، اگر کچھ کہا ہوتا تو وہ لازمی مجھ سے باز پرس کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن زعیم نے ضرور کہا تھا کہ یہ دوستی ہم دونوں کے لیے مہنگی ہو سکتی ہے۔ اس کی پہلی بات سن کے جہاں اسے تھوڑا اطمینان ہوا تھا، وہیں آخری بات پھر سے پریشانی کا باعث تھی۔ فائز، کیا تم مجھ سے میرا مطلب کیا تم مجھے لے کے سیریس ہو؟ مطلب کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فائز کے کچھ بھی بولنے سے پہلے آواز بولی تھی۔ شکل سے صاف گھبراہٹ عیاں ہو رہی تھی۔ وہ چاہے جتنی بھی بولڈ بنتی، لیکن جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی اس کا اثر تھا۔ یہ بات پوچھتے ہوئے فطری شرم و گھبراہٹ آ رہی تھی، لیکن پوچھنا بھی ضروری تھا تاکہ وہ اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی حل نکال سکے۔ نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ فائز کی بات سن کے احواد نے جھٹکے سے سر اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔